वालेकुम। आप देख रहे हैं अपफ्रंट। मैं हूं ज़फ़ीर गनी। बजट 2026-27 और आवाम की तवक्कुआत। नया बजट नई उम्मीदें और माशी मुस्तकबिल और ख़ास तौर पे इस्तेहकाम क्या होगा, कैसे होगा। माशी इस्तेहकाम जुड़ा है सियासी इस्तेहकाम से, और सियासी इस्तेहकाम इस वक्त हमारे पास अगर देखा जाए तो उस तरह का नहीं है, जिसकी वजह से कौमी इक़्तिसादी सर्वे जो पेश हुआ उसमें हुकूमत अहम माशी अहदाफ हसूल करने में नाकाम रही। हमेशा एदाद व शुमार की जब हम बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, बजट बनाया बहुत अच्छा जाता है, लेकिन देखते हैं जैसे ही वक्त गुज़रता है तो उसके फ़वाइद जो हैं वो आवाम तक नहीं पहुँचते। इसकी क्या वजह है? एदाद व शुमार का गोरख धंधा तो ये है, लेकिन अपोजिशन इस वक्त ये कह रही है कि ये बजट जो है, हुकूमत तो बार बार कहती है और हमेशा से हम यही सुनते आए, हर बजट आवाम दोस्त बजट कहा जाता है, लेकिन ये बजट IMF दोस्त बजट है। अपोजिशन इसके ऊपर तनकीद कर रही है। वो कह रहे हैं हरगिज़ ये आवाम दोस्त बजट नहीं है। टैक्सेस की भरमार है और जो माशी इशारे हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं है। क्या वजह है कि माशी अहदाफ हासिल करने में हुकूमत नाकाम रही? और जब हम बात करते हैं अवाम को रिलीफ़ देने की, तो रिलीफ़ भी नहीं दे सके। ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से जो इकॉनमी पे और पूरी दुनिया की इकॉनमी पे जो प्रेशर आया, उसका ज़ाहिर असर पाकिस्तान पे भी पड़ा। लेकिन उसके बावजूद जब हम रिलीफ़ की बात करते हैं तो रिलीफ़ उस तरह का नहीं मिल सका। माशी शरह नमो 3.7% रही, जो अभी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक। मैशत का हुजम जो है वो $425 अरब, और साथ ही साथ महंगाई की औसत शरह जो है 6.7% रही। करंट अकाउंट खसारा कम और हुजम जो है उसका $252 मिलियन। शरह खवानगी की 63% हो गई है। ये जो चीता चीता पॉइंट्स हैं कौमी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के। मोमेंटम जो बनेगा माशी तौर पे, और पाकिस्तान जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन करें। जनाब ताहिर हिजाज़ी साहब हमारे माशियात हैं। हिजाज़ी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू। उनके साथ हमें थोड़ी देर में हसन बख्शी साहब ज्वाइन करेंगे। साबिक चेयरमैन आबाद हैं और साबिक एडवाइज़र हैं टू प्राइम मिनिस्टर। बख्शी साहब को भी खुश आमदीद कहेंगे, और यासिर हुसैन सीनियर पर्सन हैं, माहिर हैं माशी अमूर के, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। तहसीन गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। बजट आवाम की तवक्कुआत हमेशा बजट की तरफ लगी रहती हैं, चाहे घर का बजट बनाना हो या मुल्क का बजट हो। अदाद व शुमार में फंस के रह जाता है मामला सारा। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो वो रिलीफ़ या उस तरह की चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। किस तरह देखते हैं इस बजट में आम आवाम के लिए क्या रखा गया है? जो अब इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आ गई, यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आवाम तो खैर बजट का कोई इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि हर साल बजट जो है टैक्सेस में इजाफा होता है और बरात में कमी होती है। इस वजह से मैं नहीं समझता कि आवाम की कोई बजट में ख़ास दिलचस्पी है, सिवाय चंद लोगों के, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो इकोनॉमिस्ट है, जो नंबर्स को कुछ समझते हैं। वरना आवाम को बुनियादी तौर पे आप कुछ भी कह दें, वो उनको ये पता है कि असल हालात तो वो हैं जो कि सड़क पे या उनकी कारोबार में उसका इफेक्ट पड़ता है। हमारे निज़ाम के अंदर जो सबसे गलत चीज़ है वो ये है कि हम टैक्सेस तो बढ़ाते हैं, लेकिन जिनसे हम टैक्सेस ज़्यादा लेते हैं उनको हम वो स्टेटस नहीं देते जो स्टेटस उनको देना चाहिए। मैं ख़ासकर ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्सेस जो है ना वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को से लिए जाते हैं या बिजनेस से लिए जाते हैं। अब पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट से टैक्सेस जो है, सर्विस लोगों से टैक्सेस देने की क्या है? आप उसकी सैलरी कम दे दें, बजाय इसके कि एक हाथ से दे के दूसरे हाथ से वापस ले लें। दूसरी बात यह है कि जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है वो तो आपका बैकबोन होती है किसी भी इकोनॉमी का। हमारे प्राइम मिनिस्टर गए मलेशिया तो महातिर मोहम्मद ने उनसे कहा कि अगर तुमने पाकिस्तान को खड़ा करना है तो सबसे पहले उसका कैपिटल बेस बनाओ। मतलब ये था कि सबसे पहले उसके बिजनेसमैन जो है उसको खड़ा करो, उसको मजबूत करो। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा ये रहा है कि जी हुकूमत चोरी नहीं करती, और लेकिन ये जो बिजनेसमैन है सारे चोर है, हालांकि वो अपने पैसे से, हुकूमत के पैसे से नहीं, अपने पैसे से कारोबार बनाते हैं, अपने पैसे
पैसे से वो रोजगार पैदा करते हैं, अपने पैसों से ही वो कमा के हुकूमत को टैक्स देते हैं। तो ये जो एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, इसको भी ठीक करना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि बजट बनाने से पहले, जो कि अक्सर बिजनेसमैन ये शिकायत करते हैं कि बजट बनाने से पहले 3 महीने पहले तो आप उनके पास जाए ना, उनको कहे जी पिछले साल के फिगर्स ये है, इस साल के फिगर्स ये है, बताओ हम किस तरीके से इसको बनाए, तो वो आपको बेहतर से बेहतर मशवरा दे सकते हैं। जैसे भाई ये आपने बड़ी दुरुस्त बात की, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो लीकेज है, बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद देना, या जो साल साल सुनते आते हैं कि जी साजगार माहौल होना चाहिए बिजनेस के लिए, और होता है पूरी दुनिया में यही होता है, अपने मलेशिया की भी का जिक्र किया। तो बाहर से अगर सरमायाकारी आएगी तो वो देखेंगे कि अमन-ओ-अमान कितना है, यहाँ हमारा सरमाया कितना महफूज है। जी बिल्कुल। उनके जो डेलीगेशन ज़ाहिर है बाहर से आ रहे होते हैं, या मुकामी सतह पे लोकल भी अगर वो लेबर को इंगेज कर रहे हैं, तो वो कितना आसान है। तो ये सारी चीज़ें सहूलियात देखी जाती हैं, वो हमें यहाँ उस तरह नज़र नहीं आती। प्लस ये कि किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी एक हम उसको ले लें, तो उसमें भी होता ये है कि जो लीकेज है वो यानी हमारे यहाँ अंडर टेबल जो चीज़ें डील हो रही होती हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है, उनको एक सिस्टमेटिकली नहीं चलाया जाता, जिसकी वजह से हुकूमत तो खुद गरीब ही रह जाती है। और अगर कोई 2-4-6 लोग जिसकी तरफ बाद में हुकूमत तनकीद करती है कि ये ताजर चोर हैं या फलाने हैं, तो वो उन्हीं के प्लांटेड लोग होते हैं। तो इस कल्चर से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकें ताकि हमारी इकॉनमी भी ग्रो करे और अपॉर्चुनिटी भी। जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इसके दौरान आपको मुख्तसर और बड़ा टू द पॉइंट जवाब देना चाहूँगा। हमारी हुकूमत, फेडरल हुकूमत में 13 लाख गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और हमारी प्रोविंशियल हुकूमतें मिला के टोटल 32 लाख गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। ये जो 13 लाख है, इसमें से तकरीबन 85-86% जो है ना क्लर्क्स हैं। और ये क्लर्क्स क्यों हैं? क्योंकि अंग्रेज के निज़ाम में क्लर्क जो था वो फाइल चलाता था। अब फाइल खत्म हो गई है, अब डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, अब तो एक कंप्यूटर एक जगह दूसरी जगह फाइल ले जाता है। लेकिन हम अभी तक वो पुराने निजाम में चल रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे मुल्क में बहुत बड़ी करप्शन है। हमने कैलकुलेट किया कि 3800 बिलियन की सालाना गवर्नमेंट सर्वेंट आवाम से करप्शन का भत्ता रिश्वत लेता है। वर्ल्ड बैंक ने हमारी स्टडी के बाद जो स्टडी की, उन्होंने कहा ये 38 बिलियन नहीं है, 3800 बिलियन नहीं है, ये 11,000 बिलियन की करप्शन है हर साल जो होती है। पुलिस वाला आपसे लेता है, इनकम टैक्स वाला आपसे लेता है, कस्टम वाला आपसे लेता है, आईजीपीआर में जाए वो आपसे लेता है। तो ये सारे कौन है? ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। तो आप बेसिकली चोर उसको कह रहे हैं जो कि आपके लिए वसाइल पैदा कर रहे हैं, और खुद हुकूमत जो है अंडर द टेबल, ओवर द टेबल जो भी है, और इन्वेस्टर से हर तरीके से। तो पहली बात तो यह है कि अगर आपने निजाम को ठीक करना है तो पहले तो ये क्लरिकल निजाम फारग करें, इन सबको विद पेंशन, आप विद फुल सैलरी आप रिटायर करें। 1000 बिलियन तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का बचेगा, जो आप किरायों में देते हैं, बिल्डिंगों का, पंखों का, बिजली का और कंप्यूटर का देते हैं। प्लस आप इनको फुल सैलरी दें ताकि अनएम्प्लॉयड ना हो ये। प्लस आप इनको अल्टरनेटिव ट्रेनिंग दें कि ये दूसरे कारोबार शुरू करें। तो आप एक छोटी गवर्नमेंट बनाएं, एफिशिएंट गवर्नमेंट बनाएं, पढ़े लिखों की गवर्नमेंट बनाएं, एक्सपर्ट्स की गवर्नमेंट बनाएं, आईटी बेस्ड गवर्नमेंट बनाएं, डिजिटल बनाएं। दुनिया सारी बन चुकी है, हम ही रह गए ना, दुनिया तो बन गई सारी डिजिटल। दुनिया में तो कोई भी अब जगह पे कागज नहीं चलता ना, ये तो हमने पुराना सिस्टम रखा हुआ है, क्योंकि हम उस ब्यूरोक्रेसी को, उस अंग्रेज के निजाम को जो 200 साल से चल रहा था, हमने उसको छोड़ने से इनकार किया हुआ है। हम अंग्रेज का निजाम छोड़े और रिफॉर्म करेंगे और गवर्नेंस रिफॉर्म आएंगे तो हमारी सारी चीजें ठीक होनी शुरू होंगी और फिर आपको पता चलेगा कि कौन क्या कमाल कर रहा है। रुकावटें भी बहुत सारी हैं। शबर ज़ैदी साहब से हमारी पहले दफ़ा बात हुई, इन्होंने भी जिक्र किया। जी। उस वक्त उन्होंने कुछ कोशिश की कि टैक्स नेट में लाया जाए, खासतौर पे उन लोगों को, अगर हम सिर्फ कराची ही की बात कर लें या लाहौर इस्लामाबाद की बात कर लें, फैसलाबाद और पेशावर, मैन जो सिटीज़ हैं उनकी बात कर लें, तो उसमें जो लोग हैं जो ये पथारे हो गए, बाज़ार हो गए, इन्हीं को अगर आप मैनेज कर लें तो यही आपको अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा करके दे सकते हैं फेडरल हुकूमतों को और सूबाई हुकूमतों को। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उनका वो पैसा जो है, चूंकि वो लोकल सतह पे जा रहा होता है, वो उसमें कहें पुलिस और कहें जो इंतजामिया है वो इन्वॉल्व होती है, ज़रा उनके अपने खाते बंदे होते हैं। तो हम तो ये चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हम इसको कैसे सिंक करेंगे या कैसे वन विंडो पे लेके आएंगे कि पूरा सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए हमारा?
जी, मैं ये यही तो बात कह रहा हूँ। जिन आप चेयरमैन एफबीआर का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बारहा, मैं उनकी सुनता होता हूँ टीवी के ऊपर, वो बारहा ये कह चुके हैं कि ये जो मशीनरी मेरे पास है ये काम नहीं करती, ये करप्ट है। एफबीआर के 23,000 में से मुझे नंबर नहीं पता, लेकिन एफबीआर के जितने भी आज आप अगर देख लें कहीं भी करप्शन है तो एफबीआर उसमें इन्वॉल्व है। तो कहने का मकसद ये कि जब तक आप करप्शन पे हाथ नहीं रखेंगे, आप करप्ट को निकालेंगे। मुझे बताइए पिछले 20 साल में आपने सुना है कोई अफसर करप्शन पे निकाला गया? मैंने कोई भी करप्शन कर रहा है अपनी जगह पे बैठा हुआ है। कोई केस बनता है अगले दिन वो दोबारा रीइंस्टेट हो जाता है। ऐसे निजाम आपको बजट शेडेड सब भूल जाए, इलेक्शन भूल जाए, सब कुछ भूल जाए। इस वक्त अगर पाकिस्तान का क्राइसिस है तो सिर्फ एक ही क्राइसिस है, वो है करप्शन का क्राइसिस, जिसके ऊपर हुकूमत को चाहिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को कोटा लगा दे कि तुमने हर महीने 50, 500, 2,000, 25,000 लोगों को करप्शन पे पकड़ना है, फिर आप किसी रास्ते पे चढ़ेंगे। वरना तो ये बजट भी तो उसी तरीके का एक हिस्सा है, जो कि नंबर इधर से उधर होते हैं, आखिर में फिर कहते हैं जी वो तो कलेक्ट नहीं हुआ, वो तो फलाना नहीं देता, वो तो फलां खा गया। आप किसी भी उससे पूछ लें, मेरे बड़े दोस्त हैं, आप किसी बिजनेसमैन से पूछ लें, दुकानदार से पूछ लें, भाई कितना टैक्स तुम देते हो, फाइल करते हो जी। कहते हैं जी 7,000 दे देते हैं तो हमें 5,000 वो टैक्स लगा देता है, तो कागज भर जाते हैं तो हमारा टैक्स मुकम्मल हो जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, खुली बात है, कुछ छुपी बात नहीं है। साहब ये कोई पूछने की क्या बात है? हमारे यहाँ जितने भी कोई चंद एक लोगों को छोड़ के जो बड़े अच्छे टैक्स पेयर हैं, इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको आप देख लें, उन्होंने बच्चों के, भांजू भतीजों के या इधर मुलाजमीन के नाम पे उन्होंने जायदाद रखी हुई है और खुद वो टैक्स नहीं देते। और टैक्स मैनेज हो जाता है, मेरे पास पैसा है, मैंने करवा दिया किसी और के नाम पे और आप शो कर रहे हैं 2, 2.5, 3, 4 करोड़ पे। बिल्कुल, मैं टैक्स जमा कराता हूं तो मैं एक असिस्टेंट नहीं, मुझे एजेंट होता है, उनके थ्रू टैक्स जमा कराता हूं। मैंने उस एजेंट को कहा यार मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूं, मुझे आप पासवर्ड दे दें कि मैं खुद टैक्स जमा करा दिया करूं हर साल, क्योंकि मैं आप कभी होता हूं कभी नहीं होता। उन्होंने मुझे कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने जब डिपार्टमेंट से पूछा, उन्होंने मुझे मेरा पासवर्ड देने के लिए 5,000 की रिश्वत मांगी। यार आप किस निजाम में बैठे हुए हैं? आप क्या बजट पेश कर रहे हैं? आप क्या इनकम की बात करें? आपका मसला तो करप्शन है, आपका मसला तो ब्यूरोक्रेसी का वो है, स्ट्रक्चर है। आप तो एक ऐसे स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं जहां पर कोई किसी को काम नहीं करने देता, और आप कहते हैं जी बजट पेश कर दिया, हम वो फॉरेन आ गए, वो मिनिस्टर आ गया, वो डिग्निटरीज आ गए, ये अपना वक्त जाया कर रहे हैं हम सारे। हमें फोकस करना चाहिए एक चीज के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर एक भी करप्ट ऑफिसर जो है ना नहीं रहना चाहिए, एक भी क्लर्क करप्ट नहीं होना चाहिए। आपके क्लर्क्स जो है सारे, आप सीडीए के दफ्तर चले जाएं, आप किसी और दफ्तर चले जाएं, वो बात करने से पहले कहते हैं जी 5,000, 3,000, 2,000, 6,000। देखे ना, ऐसे निजाम को जो खुदा की तरफ से हम पे लानत हुई है, करप्शन, चोरी की निजाम, जिसपे अल्लाह ताला भी खुश नहीं है। हम किस पाकिस्तान की बात करें कि 27 रमजान को बना था, तो हमने सब रमजान को बना दिया, अब उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है कि सब चोरों को खुला छोड़ दिया। कह रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने के लिए बार-बार ये जिक्र कर रहे हैं इस चीज का। जी जी जी, लेकिन ज़रा ठीक होता हुआ तो अभी हमें नजर नहीं आ रहा, और निकालना पड़ा तो ये सारे ही चले जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं। और जो कि नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। जिस दिन आपने करप्ट को पकड़ना शुरू किया, सारे करप्ट ठीक हो जाएंगे। तो नहीं, वो तो आपको याद है मोहसिन नकवी साहब का बयान याद है? उन्होंने कहा कराची के 2 ताजरों को पकड़ लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पता तो फिर सब कुछ नहीं, ताजरों को पकड़ने की बात नहीं है जी, ये गलत बात करते हैं। ताजर तो हीरो है हमारे, वो तो कारोबार पैदा करते हैं। अगर वो ताजर नहीं है ना जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, वो ताजर कहाँ है? ताजर साहब आपको भी पता है ना? मुझे नहीं पता किसकी बात करें, लेकिन मुझे तो एक बात पता है कि ताजर है या बिजनेसमैन है, अगर वो टैक्स में खाता है तो टैक्स में काटता है, लेकिन उसको काटने में मदद जो देता है वो बड़ा चोर है। असल तो ये है ना, आप भी जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान में मिस्टर सिस्टम काम करता है। तो जब मिस्टर सिस्टम चलेगा तो फिर उसमें ताजर या कोई दूसरा। अच्छा, प्लानिंग कमीशन में प्लानिंग कमीशन में मेंबर हैं गवर्नर्स के। प्राइम मिनिस्टर ने 4 महीने पहले अपनी तकरीर में कहा था कि 1 महीने के अंदर मुझे प्रेजेंट किया जाए गवर्नर्स रिफॉर्म। ठीक, वो गवर्नेंस रिफॉर्म का डॉक्यूमेंट तैयार पड़ा हुआ है, जिसमें करप्शन भी हैंडल हो रही है, जिसमें सीएसएस के एग्जाम का भी रिफॉर्म है कि इसको में 24 स्पेशलाइजेशन में किया जाए। इसमें जो इंसेंटिव सिस्टम भी गवर्नमेंट सर्वेंट सब कुछ है, वो निजाम चल नहीं रहा, क्योंकि पॉलिटिकली गवर्नमेंट इतनी मजबूत नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के सामने खड़े हो सके। मसला यहाँ पर है।
आप बजट शजट बाकी IMF सारा पीछे छोड़ रहे हैं। सबसे पहली बात यह कि आपकी मुल्क में जो चोरी हो रही है, जो प्रोजेक्ट जिसके लिए 1 करोड़ रुपए सैंक्शन होता है और 30 लाख रुपए लगता है और 70,000 रुपए गवर्नमेंट सर्वेंट खा जाते हैं, सही। वहां पर आप बात करें कि भाई यार वो 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं लगा। अभी ईरान को हम सामने देख रहे हैं ना, ईरान का प्राइम मिनिस्टर एक बेचारे कच्चे से मकान में रहता है, ईरान का प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी तनख्वाह नहीं है, ईरान के प्राइम मिनिस्टर के वो। तो आप इससे कुछ सीखते नहीं है। आप मतलब बेसिकली ये है कि ईरान ने अपनी तमाम वसाइल लगा के ऐसा अपना डिफेंस सिस्टम बना लिया है कि अमेरिका सुपर पावर दुनिया का ये आप सुपर पावर। दुरुस्त कह रहे हैं। कल डॉक्टर सलमान शाह साहब से भी हमारी बात हो रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि हुकूमत को थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा जो कि ज़रा हमारी तरजीहात में है नहीं। जी हाँ जी। बाकी तो देखें ना, बजट क्या है। बजट ये है कि टैक्सेस, अब आप फिर बजट पे आएंगे कि जी टैक्सेस क्या होने चाहिए, किस तरह। मैं बड़ा टैक्सेस के खिलाफ हूँ इस वजह से, 2 वजह से। एक तो पहली बात ये कि टैक्स बिजनेसमैन को भी मजबूर करता है कि वो कीमत बढ़ाए, वो आखिर में जाके कंज्यूमर ही देता है। दूसरी बड़ी बात है कि टैक्स बढ़ जाता है तो उसकी सेल कम हो जाती है, वो बिजनेस बढ़ा नहीं सकता। और आप देखें कि पिछले 3 साल में हमारी एम्प्लॉयमेंट नीचे गई है। हर साल एम्प्लॉयमेंट बढ़ती होती है, 3 साल से हमारी एम्प्लॉयमेंट नीचे जा रही है इस वजह से कि हर चीज पर टैक्स लग रहा है और लोग नहीं चल रहे। गवर्नमेंट सर्वेंट पे आप टैक्स लगा रहे हैं, वो ज्यादा इस वजह से है कि गवर्नमेंट सर्वेंट की पहले ही सैलरी इतनी नहीं है और वो फिर मजबूरन वो करप्शन की तरफ, मजबूरन तो मैं नहीं कहता, करप्शन तो खैर बुनियादी तौर पे गलत ज्यादा, वो करप्शन की तरफ भी माइल होता है। हमें हसन बख्शी साहब ने भी ज्वाइन किया है, मुमताज सनतकार हैं और साबिक नवाब हैं। बख्शी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। किस तरह देखते हैं बजट की तैयारी है और तवक्कुआत हैं अवाम की बजट से कोई रिलीफ मिले? वैसे तो रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो इक़्तिसादी सर्वे पेश किया, दादोशुमार आपके सामने भी हैं, हुकूमत माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। क्या देखते हैं, क्या कुछ ख़ास है इस बजट में और कुछ उम्मीद रखी जाए बेहतरी की? इस्तेकाम आएगा पाकिस्तान की इकॉनमी में? बख्शी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, जितनी फाइनेंशियल स्पेस अवेलेबल है हुकूमत को, उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। पर हकीकत यह है कि हमारे खर्चे 1,000 रुपए हैं और हमारी आमदन 400 या 500 रुपए है। तो हमें कर्जा लेके वो कर्जे की सूद और कर्जा अदा करना पड़ता है। 2 ही सूरत है मेरे ख्याल में, या तो हम अपने अखराजात बढ़ाएं या अपनी इनकम बढ़ाएं। अखराजात घटाएं या इनकम बढ़ाएं। जी, इसके सिवा कोई मतलब आप बोलेंगे कोई रॉकेट साइंस है, ये नहीं है। हम एज एन गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी इनकम टैक्स को ब्रॉड करके रिकवर बढ़ा नहीं रहे, जो टैक्स पेयर अवेलेबल है टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं। जिससे नतीजा ये होता जा रहा है कि हमारी ग्रोथ 2.5% से 3.5% के आगे पिछले 3-4 साल में बढ़ी नहीं रही है। हालांकि जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है और जितना यूथ बल्ज है, हमारी ग्रोथ मुस्तकिल कम से कम 6%, 5%, 5.5% होनी चाहिए। तब हम लोगों को रोजगार के मौके भी दे पाएंगे और साथ साथ हम उनको ये भी मौके देंगे कि वो अपना कारोबार कर सकें। जी। बट ये कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये 1, 2, 4, 5 साल का किस्सा नहीं है, ये पिछले कई साल से हो रहा है। 17 मरतबा हम IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं, ये 18वीं दफा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल शायद इलेक्शन होंगे, फिर नई हुकूमत आएगी और फिर हमारा रुख IMF की तरफ होगा। तो देखिए, हमें फंडामेंटल सीधे करने पड़ेंगे और इस सीधे करने के लिए हर आदमी ने कुर्बानी देनी होगी। ब्यूरोक्रेसी ने भी देनी होगी, पॉलिटिशियंस ने भी देनी होगी, बिजनेसमैन ने भी देनी होगी, हमारे दूसरे जुडिशरी ने भी देनी होगी। हमारे सब लोग अगर मिलके एक जोर लगाएंगे पाकिस्तान। साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आपसे पहले भी हम यही जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होगा? कुर्बानी देने की बात तो हो रही है, लेकिन कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। दूसरा ये कि एक अपॉर्चुनिटी होती है बिजनेस कम्युनिटी के लिए स्पेशली, क्योंकि वो बैकबोन होते हैं, जिस तरह अभी ताहिर साहब भी फरमा रहे थे।
अपॉर्चुनिटीज़ हम उस तरह देते नहीं हैं, तहफ़्फ़ुज़ हम देते नहीं हैं सरमायादारों को, तो कुछ क्यों ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर? अभी दुबई की जो सूरत-ए-हाल है आपके सामने है, ये वो चांस है पाकिस्तान के पास कि आप थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि दुनिया इन्वेस्टमेंट लेके आए पाकिस्तान में। तो हम होता है डिज़ास्टर में लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं और ज़ाहिर जहाँ तबाही हो रही होती है वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती भी है। तो हम अगर कहें चांस मिल भी जाए, जो कि ओवरऑल हमारी पोजीशन ठीक है, यूएस भी इस वक्त हमारी बात सुन रहा है, तो क्या मौका नहीं है हमारे पास? ये बहुत अच्छा मौका था कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को, बिज़नेस कम्युनिटी को स्पेशली उसको इंगेज करते और मौका फराहम करते, वो इधर इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, रोज़गार के मौके मिलें, पाकिस्तान भी तरक्की करे, उनको भी फ़ायदा हो। देखिए बात ये है, मैं समझता हूँ मिसमैनेजमेंट, करप्शन और इंटेंट का नहीं होना और राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अगर आप ये 3-4 चीजें कर देंगे तो पाकिस्तान ट्रैक में आने में बहुत साल नहीं लगेंगे, 5-10 साल में पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो पिछले 50 साल से आपके सामने है, हमारे साथ के मुल्क देखें, इंडिया इकोनॉमिकली कहाँ पहुंच गया, हमारे साथ का यूएई पीछे स्टार्ट हुआ मुल्क कहाँ पहुंच गया, चाइना कहाँ पहुंच गया, सिंगापुर कहाँ पहुंच गया, ताइवान कहाँ पहुंच गया। तो हमें आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे और जो भी रुकावट है पाकिस्तान की माशी तरक्की में जी, उस रुकावट को, चाहे वो हमें से ही हो, मैं ही हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ, जी जी, मुझे निशाने इबरत बनाना पड़ेगा। तब जाके लोगों को खौफ होगा कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक मुस्तकबिल से नहीं खेलें, उसको सबोटाज नहीं करें। अब ये डर खत्म हो गया है। और आपने कहा ये कहाँ से शुरू होगा? ये टॉप से शुरू होना चाहिए, ये नीचे से शुरू नहीं होगा, ये टॉप से शुरू होगा। जो जितना बड़े लोग हैं उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। आप दुरुस्त कह रहे हैं, बड़े लोगों की तरफ से कुर्बानी, लेकिन बड़े लोग कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बजट में पिछले में हमने देखा और पिछले 2-3 से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट का बड़ा इम्पैक्ट होता है, चूँकि बड़े मौके होते हैं। इस बजट में कुछ है रियल एस्टेट के लिए स्पेशली? देखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वो इंडस्ट्री है जिसके साथ 72 एलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं। ठीक है, ये वो इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार की अपॉर्चुनिटी देता है। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें बनाने वाला यानी मैं, मेरा मिस्त्री और मेरा इंजीनियर पाकिस्तानी है, खरीदने वाला या तो पाकिस्तानी है या एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी है, और वो फैक्ट्रियां जिसमें ये माल बनता है, सरिया, सीमेंट, टाइल, ये भी पाकिस्तानी है, और चौथा जो जमीन जिस पे ये काम होता है वो भी पाकिस्तानी है। और इस वक्त 14 मिलियन मकान की शॉर्टेज है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, और 11 मिलियन पाकिस्तानी डायस्पोरा है दुनिया में, जो इस जंग के बाद अब इस फैसले में मजबूर हो गया कि उसको अपनी कंट्री में फॉल बैक के लिए एक मकान लेना है। तो क्यों हम ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते हैं कि जिससे तमाम लोगों को फायदा हो, पाकिस्तान को फायदा हो, और सब अपने कामों पे लगे। हमारा काम इतना बड़ा है कि अगर हमारे पास 1600 मेंबर है आबाद में, जी जी, अगर 16,000 मेंबर भी हो, 24 घंटे काम करें और 365 दिन काम करें तो भी काम कम नहीं होगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मसाइल क्या है? मसाइल हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक, मसाइल है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, मसाइल है क्या कहते हैं ये हमारे एफडीआर की जो काम करने का तरीका है। हम क्या कह रहे हैं जी, हम कह रहे हैं कि पर स्क्वायर फुट टैक्स लगा दो, जो आज टैक्स कलेक्ट हो रहा है ना 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये बख्श ये इसका तो हुकूमत को फायदा होगा, तो ये क्यों नहीं रहे? फिर इशू कहाँ आ रहा है आपकी नजर में? मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रिटायर होने के बाद वर्ल्ड बैंक में जाके जॉब करनी है।
और वो हमसे ज्यादा जी, जी। वर्ल्ड बैंक और IMF के वफादार हैं। सही। और वो लोग अपना फर्ज बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कहीं ऐसा डॉट लगा देते हैं कि इकोनॉमी 3 साल के लिए रुक जाती है, कहीं कॉमा लगा देते हैं, कहीं सेमीकोलन लगा देते हैं। तो इस तरह तो नहीं चल सकता ना, इस तरह तो नहीं चल सकता। और इस तरह नहीं चलने के लिए अब मेरे ख्याल में हमें फैसला कर लेना चाहिए। अब बहुत टाइम हो गया कि हम फैसला करने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक, तो बख्शी साहब ये आप बहुत दुरुस्त बात कर रहे हैं। फैसला ज़रा कहें से तो आगाज़ होना चाहिए, आगाज़ होगा तो बात आगे बढ़ेगी। ताहिर साहब गुफ्तगू आप बख्शी साहब की सुन रहे हैं, बहुत सारे वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप ज़रा आप भी मुत्तफिक हैं। अब मसला ये हो रहा है कि आपकी ये बातें, बख्शी साहब की ये बातें, हुकूमत जब बजट बनाती है, शैडो बजट आता है, उसके ऊपर इससे पहले आप जैसे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अपना इनपुट देते हैं, क्यों हुकूमत इग्नोर करती है, या अगर वो इनपुट लेती भी है तो उसके ऊपर उस तरह अमल क्यों नहीं होता? इतना पोटेंशियल है हमारी इस कौम के अंदर, इतने अच्छे लोग हैं और ये सब कुछ हम कर सकते हैं। जिस तरह अभी बख्शी साहब कह रहे हैं, तो ज़ाहिर आबाद का इस पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकॉनमी में एक कलीदी किरदार है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम क्यों अप्रिशिएट नहीं करते और क्यों सहूलत फराम नहीं करते, क्यों हम उनको ईज़ ऑफ नहीं करते इस पूरे मामले में? देखिए जी, बात उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बात बता दी है कि इनको FBR से डिजिटल इकोनॉमी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ डिजिटल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, दुनिया जहान में जिस तरीके से होता है उस तरह होना चाहिए। लेकिन डिजिटल सिस्टम को चलाने के लिए डिजिटल के ट्रेन लोग चाहिए। आपका जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो क्लर्क है, FA BA करके आता है, उसके लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं है कि कंप्यूटर और डिजिटल का ट्रेंड हो। आपका जो ऑफिसर बैठा हुआ है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, उनको बिल्कुल भी कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता। 100 में से 1 को आता है ऑपरेट करना। और वो किस तरीके से डिजिटल सिस्टम को लाएंगे, क्योंकि वो अगर डिजिटल सिस्टम लाएंगे तो वो सबसे पहले आउट हो जाते हैं उस सिस्टम के अंदर। तो आप ये सोच लीजिए कि या तो पहली बात ये है कि तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जबरदस्ती आप कोर्स करवा दें और उनको कहें जो कोर्स पास नहीं करेगा उसको अगले महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो फिर उसके बाद ये होगा कि आप डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बगैर नहीं चल सकता। 2009 में हमारी गवर्नमेंट की इंटर डिपार्टमेंट इंटर मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर बन गया था। वो सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट सर्वेंट इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो डिजिटल को जानते नहीं है। तो पहली बात तो क्वालिफिकेशन की है। दूसरी बात बेसिकली ये है कि आप जब बात करते हैं कि गवर्नमेंट को ये ऊपर से टॉप से आना चाहिए, तो ये तो एक बात अब देखें ना, ट्रांसपेरेंट बात होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि हुकूमत कहाँ से, बजाय इसके कि हम जनरल बात करें कि ऊपर से आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राडो से निकल के और सुजुकी में बैठ जाए, ऐसा तो जरा मुश्किल होगा। लेकिन एक बात तो समझ में आती है ना कि जो हुकूमत पाकिस्तान की मशीनरी में 13 लाख फेडरल आपने लोग स्टाफ रखा हुआ है, जबकि आपको सिर्फ 2 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए। तो आपने 13 लाख को क्यों आप दफ्तरों में रख रहे हैं, उनका किराया भी दे रहे हैं, AC के भी खर्चे दे रहे हैं, सोन। तो आपको डिजिटल सिस्टम की तरफ जाना चाहिए और गवर्नमेंट को पूरी तरीके से इसको एज ए वार फुटिंग पे लाना चाहिए। देखिए ये बात ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है। मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक सिर्फ आपसे कमेंट लेना चाह रहा हूँ कि नीयत का भी तो मसला है। सिर्फ चीज़ों को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके आना ही वो नहीं है। सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, सिस्टम बन जाता है। अगर डिजिटलाइजेशन हो जाएगी तो जो बीच में कट है, जो पैसा करप्शन की नज़र होता है, तो वो तो सुराख बंद हो जाएगा, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली आप पे करेंगे। मुझे यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए फिर किस तरीके से पिछले 20 साल में आपने बहुत से प्राइम मिनिस्टर बदल लिए, चेक कर लिए, किसी ने क्या नारा लगाया, किसी ने क्या नारा लगाया, लेकिन कोई भी इस पर तरफ नहीं आया। वजह बेसिकली है कि जब तक आप सिविल सर्वेंट्स का रिफॉर्म नहीं करेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का, आप नए आने वालों को कम से कम IT के एक्सपर्ट्स नहीं लेंगे गवर्नमेंट के अंदर, तब तक ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। मैं कह रहा हूं IT एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो इग्नोर हो रही है पाकिस्तान में भी। ब्रेक से वापस आऊंगा तो इसके ऊपर मजीद बात करेंगे और कि किस तरह IT सेक्टर को भी प्रमोट किया जा सकता है, करना चाहिए, और इसके ऊपर यूथ हमारी बड़ी काम भी कर रही है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।
एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी बजट 2026-27, इसमें आम आवाम के लिए क्या रखा, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए क्या है, और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, आईटी सेक्टर की, तो उसमें क्या कुछ हो सकता है। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हसन बख्शी साहब और जनाब तारिक हिजाजी साहब। तारिक साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी, आईटी सेक्टर इग्नोर होता है हमारे यहाँ, उसके ऊपर उस तरह काम नहीं हो रहा। जितना काम हो रहा है उससे ज़्यादा जो हमारी नौजवान नस्ल है, एकेडमिया है, वो अपने तौर के ऊपर कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट उस तरह नहीं किया जा रहा जिस तरह करना चाहिए। और थोड़ा सा भी एफर्ट डाले, जिस तरह बख्शी साहब ने कहा था कि थोड़ी सी हुकूमत अगर साथ दे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और यही सेक्टर, चाहे आईटी हो, टूरिज़म हो, एग्रीकल्चर हो, और उसके बाद रियल इस्टेट हो, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा ईज़ ऑफ करना है, तो आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और आप ग्रो भी करेंगे। क्यों इग्नोर हो रहे हैं ये सेक्टर्स? मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी जो थी आज से 5-6 साल पहले भी डिजिटल थी। सारा कैंपस, एडमिशन से लेके हर चीज, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ डिजिटल थी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट को पता नहीं कि कैसे होता है काम। गवर्नमेंट को पता है, सारी दुनिया चल रही है। गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं करती, गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं करती। वो नहीं आएगी हमसे पूछेगी, हम उनको कहेंगे तो वो कहेंगे नहीं जी, हम आपकी नहीं सुनते, हम नहीं करते, हमें आसानी है इस तरीके से। तो जब तक आप ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स को चेंज नहीं करेंगे ना, बेसिकली आप इनका निज़ाम नहीं चेंज करेंगे, इनके प्रमोशन सिस्टम, इनका डिजिटल ट्रेनिंग, इनकी रिक्रूटमेंट का सिस्टम नहीं चेंज करेंगे, तब तक ये कभी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। ये बेचारे गवर्नमेंट, जो आपके पॉलिटिशियन जो आपको बड़े नजर आते हैं ना, ये इतने वल्नरेबल है, ये तो खुद तक काम तो नहीं करते ना, इन्हीं से करवाते। तो आगे भूमि ऐसी है, इनको काम आते ही नहीं। ठीक, तो बख्शी साहब, जो रियल स्टेट की हम बात भी कर रहे थे, और ख़ासतौर पे जब हम बिल्डर्स की बात करते हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन आम मजदूर से लेकर जिस तरह सरिया, सीमेंट, दिहाड़ीदार तबका, ये सारा इंगेज होता है। तकरीबन कोई छोटी मोटी मिला के कोई शायद 50 से ज़्यादा इंडस्ट्री है जो लिंक्ड हो जाती है रियल स्टेट और डेवलपर्स के साथ। क्यों इग्नोर हो रहे हैं? पिछले बजट में भी इग्नोर हुए, इसमें कोई अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ रही है, या ये भी फिर पिछली IMF की पॉलिसी की नज़र ही हो जाएगा? रियल स्टेट, जी, आप रियल स्टेट की बात करें? जी जी, देखिए, रियल स्टेट के दो हिस्से हैं। एक है रियल स्टेट जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक, और एक वो रियल स्टेट है जिसके अंदर जो ये इजाजत मांगते हैं ट्रांसफर वगैरह की फीस वाली बात जी, जो है ना रियल स्टेट ट्रांसफर वाली, वहां पर तो सट्टा खेला जा रहा है कि जी ये प्लॉट आज 70 लाख का है जी, कल 71 लाख का हो जाएगा। लोग वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और वो कीमत बढ़ती जाती है। जब एक प्लॉट की कीमत 20 लाख से बढ़ के 80 लाख हो जाता है तो मेरे आप जैसा बंदा घर नहीं बना सकता, क्योंकि प्लॉट इतना महंगा हो जाता है। तो गवर्नमेंट को उस सट्टेबाजी को तो रोकने के लिए हाई टैक्स लगाने चाहिए कि ट्रांसफर की फीस जो है ना वो 5% या 10% होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई बंदा कहता है जी मैं ट्रांसफर करके विद इन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के अंदर मैं कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट उस वक्त तक उसका टैक्स जो है ना माफ कर दे, बेशक ट्रांसफर टैक्स भी माफ कर दे। तो कंस्ट्रक्शन को इनकरेज करने से 40-50 इंडस्ट्री बढ़ती है। कंस्ट्रक्शन को इनकरेज करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के ऊपर से टैक्सेस हटाने चाहिए, लेकिन ट्रांसफर के ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाने चाहिए। ये पॉलिसी की बात से कह रहा हूँ, ताकि वो सट्टा ऐसा होगा कि मेरे आप जैसे बंदे को 4 करोड़ से कम का प्लाट ही नहीं मिलेगा घर बनाने के लिए, तो घर बन नहीं सकेंगे। फिर वो एकदम से इकोनॉमी में एकदम से वो रुकावट आ जाती है, कोई घर नहीं बना सकता क्योंकि प्लाट बहुत महंगा हो गया। तो प्लाट की महंगाई को तो रोकने के लिए ट्रांजैक्शन फीस लगनी चाहिए और उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि विद इन 1 ईयर एक दफा से ज्यादा ट्रांसफर होगा तो जितना टैक्स लगे, जैसे गवर्नमेंट कर रही है, उसको और बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हो तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इस तरीके की स्कीम होनी चाहिए, तो वो कंस्ट्रक्शन होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। कंस्ट्रक्शन तो बहुत जरूरी चीज है। ठीक, और एग्रीकल्चर हमारे यहाँ चूंकि बड़ा जुड़ा हुआ है, हमारी तकरीबन 70% आबादी वैसे ही गाँव देहात पे है, लाइफ स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, ये भी हमारी तरजीहात में नहीं है। पिछले दिनों कोशिश की जा रही थी, उसके अंदर हमारी आर्मी की तरफ से तो बड़ी एफर्ट्स डाली जाती हैं। सिविल साइड पे जब हम देखते हैं तो ये तबका जो सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा हमें किसी दौर में हम इसके ऊपर रिलाय करते थे और आज भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें डेवलपमेंट्स नहीं हो रही, इस्लाहात नहीं हो रही, क्या वजह है? मैं बताता हूँ क्यों नहीं। देखिए, बात सुने,
अमेरिका में मैं बड़ी क्लोजली वॉच करता हूँ। यहाँ पर लेटेस्ट सीड हर फार्मर को प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर फार्मर को इंसेंटिव दी वगैरह वगैरह। वजह क्या है कि जो टॉप पे बंदा बैठा हुआ है ना, वो बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट है। हमारे टॉप पे बैठा हुआ वो ब्यूरोक्रेट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो सेक्रेटरी है वो बेसिकली एक ब्यूरोक्रेट है जिसकी क्वालिफिकेशन बेसिकली बीए है। हो सकता है उसने मास्टर शास्त्र के उर्दू इंग्लिश में कर लिया हो। उसने जिंदगी में कभी एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा। उसने जिंदगी में कोई एग्रीकल्चर पे शॉर्ट कोर्स नहीं किया। वो अपनी जिंदगी में किसी किसान के पास जाके नहीं बैठा। उसको आपने बिठा दिया डिसीजन मेकर एग्रीकल्चर का। तो चुनाचे इस किस्म के और वो आता भी क्या 6 महीने के लिए आता है, उसकी ट्रांसफर जो होती है, दूसरा आ जाता है, वो 6 महीने बैठ के वो चला जाता है। तो आपकी बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो टीम है ना, जो जिस टीम ने पाकिस्तान की ज़राअत को बनाना है जी, वो टीम ज़राअत को नहीं समझती। वो सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट आ गया, एक दफा सीएसएस का ध्यान दे दिया, 38 साल नौकरी की, फिर पेंशन 37 साल लेके फोत हो गए। मतलब ये चक्कर है उनका। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बख्शी साहब। आप इशू ये है, जी जी बख्शी साहब सुन पा रहे हैं इशू मुझे? ये है, मैं खुद एक ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मुझे पता है कि क्या वो करते रहे। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ हमारा निजाम सही नहीं है। हमें ये ब्यूरोक्रेट पूरे नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, लायक लोग हैं, सिस्टम इतना पेचीदा किया हुआ कि वो जरा उस तरह परफॉर्म ही नहीं कर पाता। नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसको ना वो ट्रेनिंग है। मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बख्शी साहब। आप हमारे साथ हैं? हाँ जी जी तार साहब, 1 मिनट मैं जरा बख्शी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करूँ। बख्शी साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? बख्शी साहब की ऑडियो अब तक नहीं पहुंच पा रही। दरअसल अगर अब प्रोग्राम का इख्तिताम भी हो रहा है, टूरिज़्म अगेन जब हम बात करते हैं, ये ऐसा डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के पास, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके ऊपर भी फोकस नहीं किया जाता और एक बड़ी अच्छी हमारी ये इंडस्ट्री बन सकती है। ओवरऑल ज़ाहिर इसका हमें फ़ायदा होता है, लेकिन क्यों ये भी मिसिंग है, ये भी हमारी तरजीहात में नहीं है? तार साहब जी मैं समझा नहीं, आप ऑन एयर हैं इस वक्त? जी जी बिल्कुल। अच्छा मैं इसमें शायद अभी ब्रेक है। अच्छा जी, आपका सवाल क्या था? मैंने सुना नहीं। मेरा सवाल ये था कि टूरिज्म के हवाले से जब हम बात करते हैं तो टूरिज्म क्यों इग्नोर की जा रही है? इग्नोर नहीं की जा रही। बात यह है कि टूरिज्म का जो मिनिस्ट्री का हेड है, जो सेक्रेटरी टूरिज्म होता है, अब मुझे आप देखिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। वो एक सेक्रेटरी है जो पहले वेलफेयर का सेक्रेटरी था, उसके बाद वो जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का हेड था, उसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था, फिर वो आ गया प्लानिंग में, वो आके टूरिज्म का हेड। उसको पता नहीं कि टूरिज्म होता क्या है। वो तो टूरिज्म को एक फाइल समझता है ना जी। आपने अगर टूरिज्म बढ़ाना है तो टूरिज्म के लिए आप एक्सपर्ट्स के ऊपर 8-10 लोगों का एक एक्सपर्ट पैनल बनाए, उनको डिसीजन दें। ठीक, टूरिज्म एक स्पेशलाइज्ड चीज है। इस स्पेशलाइज्ड चीज के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए। आपने स्पेशलिस्ट रखे ही नहीं हुए, आपने सेक्रेटरी को दे दिया। वो अगर 2 कंसल्टेंट हायर भी कर लेता है तो उनकी सुनता तो नहीं है ना, वो तो अपनी चलाता है। सही। तो इससे बात नहीं बनती। आप जब तक टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर नीचे से ऊपर तक एक्सपर्ट्स नहीं बिठाएंगे, क्वालिफाइड एमबीए टूरिज्म, पीएचडी टूरिज्म, फाइनेंशियल टूरिज्म, हर किस्म के टूरिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिफाइड लोग नहीं बिठाएंगे, तो आपका टूरिज्म, आपके पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर इजिप्ट जो है वो $12 बिलियन टूरिज्म से कमा सकता है, तो पाकिस्तान तो $24 बिलियन कमा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा नॉर्दर्न एरिया के अंदर बहुत बड़ा वो है। लेकिन आप जाए नॉर्दर्न एरिया में, कहीं आपको टूरिज्म का बोर्ड भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट कोई काम करता ही नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने 2-4 रेस्ट हाउस बनाए हुए जो टूरिज्म के खुद लोग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और हमारी तरजीहात में ही शामिल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स हमें चाहिए इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, और यासिर हमें टेक्निकल वजूहात की वजह से ज्वाइन नहीं कर सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दूसरे प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे और अप फ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।